नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी खुददारी लेकर। ये कहानी मैंने 11 अगस्त 2011 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी खुददारी। दिनेश बाबू आज फिर लेट हो गए। दिनेश बाबू सदैव प्रयत्नरत रहते कि ऑफिस समय पर पहुंचे, लेकिन मत्थे चढ़ी गृहस्थी की समस्याएं अक्सर देरी कर देती। अभी 10 रोज पहले ही सेठ अचलनाथ ने उन्हें लताड़ पिलाते हुए कहा था, दिनेश बाबू, मैं देखता हूं आप अक्सर लेट आते हैं। अगर आप जैसे वरिष्ठ कर्मचारी भी ऐसा करने लगे तो अन्यों को कैसे समझाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने दिनेश बाबू को यूं घूरा मानो कह रहे हों, समझदार को इशारा काफी है। मेरा स्वभाव तुम जानते हो, यही लक्षण रहे तो एक दिन उल्टे पैर रास्ता नपवा दूंगा। दिनेश बाबू सक पकाए। उन्होंने सर नीचे कर सॉरी कहा एवं चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गए। किसी भी सज्जन को मुनासिब है कि वह डांट टपट अकेले में एवं प्रशंसा सबके सामने करे, पर सेठ उल्टी खोपड़ी थे। वे प्रशंसा इस तरह करते कि अन्य कोई सुन न ले, लेकिन डांट डपट खुलेआम करते। वे इस सिद्धांत के प्रबल पक्षधर थे कि एक कबूतर पर पत्थर मारने से बाकी सब सहम जाते हैं। उन्हें पता था हालात के मारे ये कबूतर उड़ने वाले नहीं हैं। उनका यह भी मानना था कि ऐसा सूत्र रामबाण की तरह प्रबंधन में कारगर होता है। दिनेश बाबू अब 10 वर्ष पुरानी मॉपेट पर उड़ रहे थे। उनकी मॉपेट अजायब घर की किसी सामग्री से कम नहीं थी। किक पर लगे रबड़ के गट्टे कब के कालकवलित हुए। किक पर लगे रबड़ के गट्टे कब के कालकवलित हुए। कई बार किक लगाते हुए लोहे की छड़ टखने से टकराती तो दर्द भी होता, पर वे जब्त कर जाते। जहां तक संभव होता खर्च टालते रहते। उनका बजट इतना तंग होता कि अन्य खर्चों की गुंजाइश ही नहीं रहती। जेठ के दिन थे। उन्होंने मॉपेट चलाते हुए बायां हाथ ऊपर कर घड़ी पर नजर डाली। कांटा 8 के पार था। इसी समय उन्हें ऑफिस पहुंचना होता था। सेठ अचलनाथ का रौद्र रूप उनकी आंखों के आगे उभर आया। वे सिहर गए। उन्होंने मॉपेट की गति बढ़ाई एवं ऐसा करते हुए क्षण भर आसमान की ओर देखा। सूरज पूर्वांचल से ऊपर उठाया था। नित्य उगते हुए सूर्य को देखकर उनके मन में अजीब श्रद्धा का जन्म होता, पर आज यही सूरज आग उगल रहा था। मॉपेट चलाते हुए उन्होंने एक दो बार पुनः सूर्य को निहारा, फिर जाने क्या सोचकर नजरें सड़क पर जमा ली। आज सूर्य के प्रति उनके मन में श्रद्धा कम एवं भय अधिक था। यह भय उचित भी था। निसंदेह सूर्य जगत को रोशन करता है, पर उसका यूं आंखें फाड़ना क्या उचित है। दिनेश बाबू ऑफिस पहुंचे तो जानकर संतोष हुआ कि सेठ अचलनाथ किसी कार्य में फंस गए हैं तथा आज 2 घंटे देरी से आएंगे। जान बची, लाखों पाए। उन्होंने मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया। अपनी सीट तक आए एवं कार्य में मशगूल हो गए। दिनेश बाबू सेठ अचलनाथ के यहां गत 20 वर्षों से लेखा जोखा देखते थे। कार्य में पारंगत तो थे ही, नई तकनीक एवं नियमों से भी स्वयं को अपडेट रखते। इसी कारण पुरानी पद्धति के साथ कंप्यूटर अकाउंटेंसी के भी वे विशेषज्ञ थे। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं सीखा,
लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में पीछे रहना उन्हें नागवार था। इसी मनोवृत्ति के चलते उन्होंने आनन फानन में कंप्यूटर एवं आवश्यक प्रोग्राम सीख लिए। इसके अलावा वे एक कुशल कार ड्राइवर भी थे। वस्तुतः उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अन्य सेठ के यहाँ ड्राइवर से ही की थी। उसके लेखा विभाग में कार्य नहीं था तो उन्होंने यही कार्य कर लिया। अचलनाथ ने उन्हें लेखा जोखा कार्य का प्रस्ताव किया तो वे ड्राइवरी छोड़कर यहाँ चले आए। अचलनाथ उनके इन गुणों को खूब समझता था। इसी कारण उसके चंद विश्वास पात्र लोगों में उनका नाम था। वैसे भी सेठों के खरे खोटे लेखा जोखा वाले जानते हैं मालिक का यह अप्रत्यक्ष भय अंततः कर्मचारी के पक्ष में जाता है। सेठों की कमजोरी जानने वाले कर्मचारी अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। बिल्ली आटे आने पर ही मरती है। दिनेश बाबू की उम्र भी अब चेहरे पर दृष्टिगत होने लगी थी। 45 पार थे, लेकिन व्यवहार, चाल ढाल एवं पहनावे से ऐसे लगते मानो 55 पार हो। सर के आगे के बाल बहुत कुछ उड़ चुके थे, इसी के चलते ललाट ऊंची लगती। खोपड़ी के पीछे भी एक चंद्राकार बिना बालों का पैच यूं दिखता जैसे सपाट खेत में एक छोटा सा पठार उभर आया हो। उनके पतले लंबोतरे मुंह पर प्लास्टिक का चश्मा वजनी लगता। समय समय पर कार्य करते हुए चश्मे को उतार कर साफ करते तो आंखों के नीचे कालापन स्पष्ट नजर आता। वे कपड़े भी कुछ ऐसे ही पहनते कि उम्रदराज दिखते, वरना अनेक बूढ़े कपड़े ऐसे पहनते हैं जैसे कोई छरहरा युवक हो। ऐसा करने से वे जवान तो नहीं होते, बुढ़ापा अपेक्षाकृत कम दृष्टिगत होता है। गृहस्थी की जिम्मेदारियों ने भी दिनेश बाबू को असमय ही परिपक्व बना दिया था। 5 साल के थे तो पिता चल बसे। मां ने जैसे तैसे पालकर बड़ा किया। उनसे बड़ी 2 बहनें थी जिनका विवाह करते करते मां खाली हो गई। रहा सहा दिनेश बाबू के ब्याह में निकल गया। दिनेश के ससुराल वाले भी रागे के भाई परागे की तरह उनके जैसे ही थे। एक बड़ा फकीर तो दूसरा छोटा, कौन किसकी मदद करे। इन 25 वर्षों में 3 बच्चों का इजाफा हुआ। बड़ी 2 बेटियां एवं सबसे छोटा पुत्र। बेटियों के विवाह अभी 2 वर्ष पूर्व ही एक साथ निपटाए थे। दोनों में 2 वर्ष का अंतर था, पर अपनी माली हालत के चलते दिनेश बाबू को यही लाजमी लगा। बेटा अब 18 का था एवं अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। इन दिनों दिनेश बाबू गत दिनों की तुलना में निश्चिंत थे एवं अक्सर कहते भी थे, अब उनके इत्मीनान के दिन आए हैं। स्वभाव से संतोषी थे, या यूं कहो कि भाग्य ने उन्हें ऐसा बना दिया था। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की होती है। उन्हें मालूम था सेठ के मुनीम की महत्वाकांक्षा कितनी होती है या हो सकती है। छल छद्म से कोसों दूर थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। वे परम स्वाभिमानी थे। लोगों से पेश भी इस तरह आते कि कोई उन्हें हल्के से न ले। पूरे ऑफिस में उनके कार्य की तूती बोलती। सभी जानते थे दिनेश बाबू पुरुषार्थी तो हैं ही, कार्यकुशल भी हैं। सेठ अचलनाथ के यहां कार्य करते हुए उन्हें 2 दशक हुए। अब वे सेठ की रग रग जानते थे। वे जानते थे उसका व्यवहार कर्कश है, जब तब कारण अकारण आंखें दिखाते रहता है, कहने सुनने का ध्यान नहीं रखता। पर कुछ ऐसे मानवीय गुण भी उसमें थे जो अन्यों में नहीं मिलते। दिनेश बाबू की छोटी बड़ी अनेक विपत्तियों में उन्होंने ही पार लगाया था, पर जब भी एहसान करते 1000 बार गिनाते एवं पाई पाई वसूलते। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा कर्मचारी के आत्मगौरव के नाश की होती, अथवा उस पर रौब जमाने की, या फिर उसे उसकी औकात से परिचय करवाने की।
इस रहस्य को वे ही जानते थे। उसके तानों एवं जिल्लत की आंच से सभी कर्मचारी संतप्त थे, लेकिन वही बात धनी रोकणो धनी। मालिक की शिकायत सिवा ईश्वर के किससे करे। अकारण टोका टोकी करना, बेवजह गर्म होना उनका स्वभाव बन चुका था। खरी खोटी सुनाने में वह जरा भी नहीं चूकते। इस मुद्दे पर अचलनाथ निहायत संगदिल एवं बेरहम था। बहरहाल दिनेश बाबू की इसी सेठ के साथ घड़ी चल रही थी। अच्छे दिन कुछ लोगों के लिए ईश्वर की आंख चूकने जैसे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिनेश बाबू ऑफिस से घर आकर संजोली से बतिया रहे थे कि यकायक संजोली ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। वैसे संजोली उनकी तरह ही सहनशील थी। छोटे मोटे दर्द तो गरीब आदमी वैसे भी पीना सीख लेता है, पर आज मानो दर्द थम ही नहीं रहा था। उन्होंने पुत्र को पुकारा एवं संजोली को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कर ईसीजी आदि किया तो पता चला कि उसे हृदयाघात हुआ है। तात्कालिक तौर पर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां एवं विश्राम की सलाह दी। 10 दिन पश्चात कुछ अन्य परीक्षण हुए तो पता चला कि हृदय धमनियों में ब्लॉकेज हैं एवं इसी हेतु बाईपास सर्जरी आवश्यक है। डॉक्टर से उन्होंने कुल खर्च पूछा तो उसने 5 लाख बताए एवं यह भी आग्रह किया कि ऑपरेशन 2-3 माह में हो जाए तो उचित है। दिनेश बाबू का दिल बैठ गया। ऑपरेशन चूंकि शीघ्र करवाना था, दिनेश बाबू इन दिनों परेशान दिखते। खोपड़ी में तरह तरह की जोड़ तोड़ समीकरण चलते रहते, लेकिन कुल जमा इसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना उनके बूते की बात नहीं है। यही सोचते सोचते इन दिनों बात बेबात उखड़ जाते। संजोली से वे बेइंतहा प्यार करते थे। उनके कठोर संघर्ष पथ की वह संभागिनी थी। इस बात की कल्पना से ही उनके अवसान जाते रहते कि संजोली धन के अभाव में दम तोड़ दे। 15,000 मासिक वेतन में वे क्या बचत करते। तनख्वाह तवे के बूंदों की तरह उड़ जाती। जब तब बहन बेटियों के खर्चे काले बादलों की तरह मंडराते रहते। कभी कुछ बचा भी लेते तो मां की तीमारदारी, बच्चों की शिक्षा आदि में रकम उड़ जाती। स्थिति हरदम ढाक के 3 पात वाली होती, लेकिन इस बार तो आपात स्थिति आन पड़ी थी। दिनेश बाबू जानते थे इस हालत में सेठ जी की कृपा ही डूबते को तिनका का सहारा बन सकती है, लेकिन उनका स्वभाव जानकर सहम गए। इन दिनों नित्य से अधिक कार्य करते, जब तब सेठ को रिझाने की कोशिश करते एवं फिराक में रहते कि मूड अच्छा हो तो 5 लाख अग्रिम लेने की बात करूं। दुख के इस गोवर्धन को तो सेठ अचलनाथ ही अपनी कृपा तर्जनी पर उठा सकता था। इसी उधेड़ बुन में 1 माह बीत गया। जेठ को विदा कर आषाढ़ दस्तक दे चुका था। दिनेश बाबू ऑफिस आए तब से काम में लगे थे। आज सुबह घर से निकले तब मौसम खुशगवार था। कल आषाढ़ की पहली बारिश पड़ी थी। प्रकृति की उमंग के साथ ही जड़ चेतन सभी प्रसन्न नजर आते थे। सेठ अचलनाथ भी आज अपेक्षाकृत खुश था। दिनेश बाबू जब तब काम निपटाते हुए उसकी तरफ देखते एवं मन ही मन सोचते, इससे इतनी बड़ी रकम कैसे मांगू। उन्होंने 1-2 बार उठकर कहने का साहस भी किया, पर पुनः बैठ गए। उसे कहना मधुमक्खी का छत्ता छेड़ना जैसा था। इसी उलझन में शाम हो गई। क्षण भर को संजोली का निरीह चेहरा उनकी आंखों के आगे से गुजर गया। वे बिफर गए। उनका तनाव सर चढ़ बैठा। कहने न कहने की कश्मकश में खोपड़ी गरमड़ गई। इस घोर दुख को वे कितनी देर झेलते। अंततः उन्होंने तनाव उगलने का निर्णय लिया। वे साहस कर अचलनाथ के समीप आए
एवं मन का भेद खोल दिया। सर, आप तो जानते हैं संजोली बीमार है। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी है। मुझे 5 लाख रुपयों की सख्त आवश्यकता है। वे एक सांस में सब कुछ बोल गए। मन का भेद खोलते ही उन्हें लगा प्राण गले में अटक गए हैं। उनके कहते ही सेठ अचलनाथ ने उन्हें यूं देखा मानो कह रहा हो, फकीर ले तो लेगा पर चुकाएगा कैसे। दिनेश बाबू पुराने चावल थे। उन्होंने उनकी मनोदशा ताड़ ली। हाथ जोड़कर बोले, सर, आपने इतने काम निकलवाए हैं, यह भला भी टलवा दो। मैं 6 माह पश्चात कुछ रिश्तेदारों से लेकर चुकता कर दूंगा। सेठ अचलनाथ गंभीर हुए। वे जानते थे दिनेश बाबू बात के पक्के हैं। इन दिनों अनेक जरूरी काम भी उनसे बंधे थे। जाने क्या सोचकर उन्होंने दिनेश बाबू को हां कर दी। इस हां को सुनकर दिनेश बाबू के कानों में अमृत बह गया। उनकी स्थिति अंधा क्या चाहे 2 आंखें वाली थी। उन्होंने तुरंत फुरत अपॉइंटमेंट लेकर संजोली का ऑपरेशन करवाया। 10 रोज तो वह गंभीर रही, पर धीरे धीरे उसकी दशा में अप्रत्याशित सुधार हुआ। 2 माह बीतते वह भली चंगी हो गई। अब दिनेश बाबू को ऋण चुकाने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचलनाथ ने उन्हें बुलाकर पूछा भी कि ये रकम कैसे चुकाओगे। सुनते ही उन्हें सांप सूंघ गया, पर समस्त आंतरिक भावों को दबाकर पूरे आत्मविश्वास से बोले, सर, आप निश्चिंत रहें, मैं समय पर चुका दूंगा। मन की दुर्बलता प्रकट करते तो अचलनाथ प्राण ले लेता। इसी कसमकस में 6 माह और बीत गए। अब तो मियादी माह से भी 2 माह अधिक हो गए। 2-4 दिन तो अचलनाथ चुप रहा, लेकिन अंततः मोर्चा संभाल लिया। उसने पुराने पैंतरे डाले। इन दिनों दुगना काम लेता एवं जब तब सुनाता भी। मैंने क्या सोचकर पैसे दे दिए। इन फकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो फंस गया। होम करते हुए हाथ जल गए। जाने कैसे रकम वापस आएगी। आदि आदि अनेक ताने उसकी जुबान पर होते। दिनेश बाबू को ये ताने विष बुझे तीर की तरह लगते, पर जब्त करने का अतिरिक्त विकल्प ही क्या था। जिसने समय पर मदद की हो उसे प्रत्युत्तर कैसे देते। वादा फरामोशी भी तो उन्होंने ही की थी। समय बीतने के साथ अचलनाथ उखड़ने लगा। उसने तीर तीखे किए। दिनेश बाबू को खरी खोटी सुनाने में अब वो जरा नहीं चूकता। कभी कभी तो गाली गलौच पर उतर आता। उनकी जुबान की खुजली एवं नैसर्गिक स्वभाव उनके उदार भाव पर बलात् अधिकार जमा लेते। ऐसा नहीं था कि उनके लिए 5 लाख बड़ी रकम थी एवं वह 20 वर्ष पुराने कर्मठ कर्मचारी पर, विशेषतः उस पर जिसने अपने विवेक से उसे लाखों का फायदा पहुंचाया हो, कुर्बान नहीं कर सकते थे। पर पैसा उन्हें प्राणों से अधिक प्यारा था। इन दिनों दिनेश बाबू अक्सर काम में मशगूल होते। मार्च के अंतिम दिनों में लेखा जोखा वाले अधिक व्यस्त होते हैं। इस वर्ष संयोग से सेठ का व्यवसाय भी खूब चला। ये दिनेश बाबू की दुआओं का अगोचर प्रभाव था अथवा उसका अपना भाग्य, पर यह बात तो तय है कि इंसान अपने सत्कर्मों की फसल काटता अवश्य है। नेकी के एक बीज से हजारों बाले फूटते हैं। इन्हीं दिनों अचलनाथ को 3 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए तुरंत कच्चा माल खरीदना आवश्यक था। आज जब दिनेश बाबू घर जाने लगे तो अचलनाथ ने उन्हें बुलाकर कहा कि परसों सुबह हमें गाड़ी में 50 लाख लेकर दिल्ली जाना है। रकम नगद देंगे तो माल औने पौने में मिलेगा। आप कल रकम बैंक से निकलवा लें। परसों सुबह हम दोनों दिल्ली साथ चलेंगे। रास्ते में कुछ ग्राहकों से बन पड़ा तो नए ऑर्डर भी प्राप्त कर लेंगे। सेठ अचलनाथ एवं दिनेश बाबू अब गाड़ी में दिल्ली प्रस्थान कर रहे थे। दिनेश बाबू कुशल ड्राइवर तो थे ही, आज वही कार ड्राइव कर रहे थे। उनकी ड्राइविंग पर अचलनाथ को पूरा भरोसा था।
अचलनाथ उनके पास ही दूसरी सीट पर बैठे थे। मौसम खुशगवार था। सवेरे की ठंडी हवा दिनेश बाबू के मन को सुकून दे रही थी। कनखियों से वे कभी कभी सेठ जी को भी देख लेते। कभी कभी उनके अवचेतन मन में यह भय भी उभर आता कि ठाले बैठे सेठ जी 5 लाख वसूली का मुद्दा न उठा ले। लेकिन अचलनाथ ठेठ के बनिए थे। जिस गाड़ी के ड्राइवर दिनेश बाबू हो एंड जिस गाड़ी में वे स्वयं बैठे हो, उसके ड्राइवर का मूड खराब कर वे स्वयं की जान जोखिम में डालने वालों में नहीं थे। दिन में वे रास्ते पर आने वाले अनेक ग्राहकों से भी मिले। इसी चक्कर में हम लंच लेते 4 बज गए। दिल्ली अब भी 200 किलोमीटर दूर थी। हर हाल में शाम तक दिल्ली पहुंचकर रकम सेफ रखनी थी। यही सोचकर दिनेश बाबू ने गाड़ी तेज की। दिन रहते गाड़ी तेज चलाई जा सकती है, अंधकार होने पर हेडलाइट की तेज रोशनी में रफ्तार आधी हो जाती है। दिनेश बाबू गाड़ी चला रहे थे कि यकायक मोड़ पर गिरा पेड़ देखकर चौंके। उन्होंने गाड़ी धीरे की, मोड़ कर आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक पेड़ की आड़ से मुंह बांधे 2 लुटेरे गाड़ी के समीप आए। उनमें से एक ने उनकी कार का दरवाजा खोला एवं दिनेश बाबू को खींचकर बाहर पटक दिया। दिनेश बाबू स्थिति भांप गए। वे कुछ करते तब तक उसने उनके सिर पर पिस्तौल तान दी। सारा माजरा देख अचलनाथ कांपने लगा। कुछ करते नहीं बन पा रहा था। तभी दूसरे लुटेरे ने दूसरी ओर जाकर सेठ अचलनाथ की कॉलर पकड़ी, उन्हें बाहर खींचा एवं तेज आवाज में कहा, बैग सुपर्द करो वरना। विवश अचलनाथ ने नोटा भरा बैग उसके हाथ में थमाया एवं बदहवास वहीं बैठ गए। अचलनाथ वैसे भी कच्चे थे। बड़बोले व्यक्तियों की आत्मा बहुधा अशक्त होती है। दिनेश बाबू की स्वामी भक्ति अब दांव पर थी। वे जरा भी होशियारी दिखाते तो मरना तय था। दिनेश बाबू ने साहस बटोरा। अतीत में किए अचलनाथ के एहसान उनकी आंखों में उतर आए। प्राण संकट में फंसे व्यक्ति के पास 2 ही विकल्प होते हैं, आत्मसमर्पण अथवा अगर वह मरने की ठान ले तो अनेक बार अप्रत्याशित परिणाम भी निकल आते हैं। दिनेश बाबू को दूसरा विकल्प ही उचित लगा। नमक का मूल्य चुकाने का ऐसा अवसर फिर कब मिलता, यही सोचते स्वामी भक्ति का भाव उनके सर चढ़ बैठा। वे अचलनाथ के दुर्व्यवहार, ताने मारने एवं जिल्लत की कसक पूर्णतः भूल गए। दीपक जलने पर भला कब अंधेरा रहा है। दिनेश बाबू के मस्तिष्क में एक भीषण संकल्प तैर गया। जान की परवाह किए बगैर उन्होंने पास खड़े लुटेरे के हाथ से बैग छीना एवं समीप ही खड़े पिस्तौल ताने लुटेरे से गुत्थम गुत्था हो गए। लुटेरा बैग छीनने का पूरा प्रयास कर रहा था एवं वे पिस्तौल छीनने का। इसी कश्मकश में लुटेरे ने 2 गोलियां दागकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। गोलियां दिनेश बाबू की छाती के पार हो गई, पर उन्होंने बैग नहीं छोड़ा। इसी दरमियान शोर सुनकर कुछ लोग घटनास्थल की ओर बढ़े तो दोनों लुटेरे पेड़ की आड़ में रखी मोटरसाइकिल पर भाग खड़े हुए। लहूलुहान दिनेश बाबू ने बैग अचलनाथ को थमाया और कहा, सर, मैं आपका ऋण तो नहीं चुका पाया, पर यह आपके नमक का मूल्य है। मेरी आत्मा का दान लेकर आज मुझे ऋणमुक्त कर दीजिए। अचलनाथ को काठ मार गया। उनकी पराजित ग्लानित आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। कुछ कहते नहीं बन रहा था। साहस कर बोली, दिनेश बाबू, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन दिनेश बाबू अब कहां थे। ऋणमुक्त हंसा भार विहीन होकर क्षण भर में उड़ चला। सेठ अचलनाथ के कपोल आंसुओं से नहा गए। दिनेश बाबू का हाथ अपने हाथ में लिए वे मन ही मन बुदबुदा रहे थे, तुम्हारे जैसा खुद्दार ऐसी खुद्दारी तो दुनिया में अब तक नहीं देखी।
कहते हैं इस घटना के पश्चात सेठ अचलनाथ ने किसी कर्मचारी को गलत शब्द नहीं कहे। खुददारी का मूल्य जानने के पश्चात भला उस पर क्या नहीं वारा जा सकता। धन्यवाद।